साथियों नमस्कार, मैं दिनेश कुमार एक बार फिर हाजिर हूँ आप सबकी सेवा में पवन कोचिंग क्लासेस जौनपुर की तरफ से। मित्रों, हम लोग पर्यावरण के तहत वायुमंडल पढ़ रहे हैं। वायुमंडल की इस कड़ी में हम लोग जो है कल अध्ययन किए थे वायुदाब का। तो वायुदाब के बारे में कल हम लोगों ने अध्ययन किया था। वायुदाब कैसे बनता है, कितने प्रकार का होता है, वायुदाब के क्षेत्र कहाँ कहाँ हैं, कितने क्षेत्र हैं, किस प्रकार से वायुदाब बन रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज हम लोग जो है थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है पवन। तो हम लोग जो है एक नया टॉपिक, एक तरीके से वायुमंडल के तहत ही है पवन। यहाँ से बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न आता है। पूरी तरीके से कहा जाए यह कॉन्सेप्ट आधारित होगा, यह जो पवन टॉपिक हमने चूज किया है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए मित्रों, कल हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था वायुदाब। क्या था? वायुदाब। वायुदाब के बारे में हम लोगों ने विस्तृत अध्ययन किया था, लेकिन हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा था कि यहाँ से प्रश्न किस तरीके से आते हैं। देखिए, वायुदाब के बारे में अगर बात करें तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, एक प्रश्न ऐसे जो बार बार एग्जाम में आता है कि भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब बनने का कारण है। ऑप्शन दिया रहेगा मित्रों, यहां दिया रहेगा पवन, दूसरे नंबर पे दिया रहेगा तापमान, तीसरे नंबर पर रहेगा संवहनी धारा या तरंग, चौथे नंबर पर दिया रहेगा ऑप्शन वर्षा। ये समझने के लिए हमने ये प्रश्न उठाया है कि कल हम लोगों ने वायुदाब के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था। कैसे प्रश्न बनता है इसके बारे में, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता अगर हम चर्चा करते, तो इस बारे में हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं कि देखिए प्रश्न किस तरीके से आता है कि भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब बनने का कारण क्या है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शनों में आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, हमने कल चर्चा किया था कि अगर ये पृथ्वी है, बीच में से इक्वेटर है, सूर्य का प्रकाश यहाँ पर तीव्र गति से पड़ रहा है, यह सीधा चमक रहा है, तो यहाँ पर क्या है, उष्मा बहुत अधिक है। उष्मा बहुत अधिक होने के कारण यहाँ की वायु ऊपर उठ गई। कहाँ की? यहाँ की वायु जो है ऊपर उठ गई। यदि मान के चलिए इतना वायु है और गर्म होकर के वायु इतना तक आ गई, ऊपर आ गई, तो यहाँ पर अब जो है वायु का वेग जो है वो कम हो गया। तो कैसा क्षेत्र बना? निम्न वायुदाब का। लेकिन यहाँ पर वायु तो गर्म होकर के ऊपर उठी, ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं कि जो गर्म होकर के वायु ऊपर उठे। तो देखिए मित्रों, ये पवन जो है, पवन आज हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन पवन का यहाँ पर अभी कोई रोल नहीं, क्योंकि हम लोग कल वायुदाब पढ़ रहे थे। ये वायुदाब के बारे में पूछ रहा है। दूसरा है तापमान। हाँ, तापमान यहाँ पर अधिक है, लेकिन ये पूछ रहा है क्या? तापमान के कारण। देखिए, अगर तापमान वाली बात होती तो कहीं आपने ये पढ़ा था कि उपध्रुवीय क्षेत्र में भी लो प्रेशर बनता है, वहां तो निम्न ताप होता है। तो इसका मतलब तापमान भी ऑप्शन यहाँ गलत हो जाएगा। और तीसरे नंबर पर यह है संवहनी धारा। इसको थोड़ा सा आप अंडरलाइन करिए, क्यों, ये समझने लायक है। और चौथे नंबर पर है वर्षा। वर्षा से कोई यहाँ पर मतलब नहीं है। इसका मतलब है ये संवहनी धारा, ये संवहनी तरंग यहाँ पर निम्न वायुदाब बनने का कारण, वो भी भूमध्य रेखीय क्षेत्र में निम्न वायुदाब बनने का कारण क्या है। तो आइए मित्रों, ये समझते हैं कि संवहनी धारा से शुरुआत करते हैं, उसके बाद हम लोग पहुंचते हैं पवन पर। देखिए मित्रों, आज का टॉपिक है पवन। और जो संवहनी धारा भी हम बात कर रहे थे कि संवहनी धारा, ये इक्वेटर है और ये ग्लोब है। यहां पर सूर्य की जो है प्रकाश जो है सीधा पड़ा, जिसके कारण यहाँ की वायु जो है गर्म होकर के कहाँ उठी? ऊपर उठी। देखिए, जब एयर, एक होता है एयर जिसको वायु कहा जाता है, ये स्टेबल होता है। स्टेबल का मतलब होता है ये स्थिर होता है। इस कमरे में भी वायु है, इस कमरे में भी हवा है,
ये स्थिर है, इसमें गति नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं? हवा कहते हैं, वायु कहते हैं। यदि वायु में जो है एक तरीके से लंबवत वर्टिकल, ये वायु है, अगर इस तरीके से वर्टिकल लंबवत रूप से यदि वायु ऊपर उठ रही है तो इसको कहेंगे वायु धारा। क्या कहेंगे? वायु धारा। अब इसमें बात तापमान का नहीं हो रहा है, लेकिन यदि यहां पर गर्म होकर के वायु ऊपर की तरफ उठ रही है तो इसको कहते हैं संवहनी तरंग। क्या कहते हैं? संवहनी तरंग। तो ये संवहनी तरंग के कारण जो है यहाँ पर निम्न वायु दाब बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है यदि जो पवन है वो पवन यदि जो है कोई वायु हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रूप से, यदि क्षैतिज रूप से पृथ्वी के समानांतर यदि जो है गति कर रही है तो उसको कहते हैं पवन। यदि वायु में गति है तो उसको पवन कहते हैं। यदि वायु में जो है गति नहीं है तो वायु कही जाती है। यदि वायु में जो है लंबवत जो है ऊर्ध्वाधर जिसको कहते हैं इस तरीके से गति हो रही है तो उसको कहते हैं वायु धारा। तो इस तरीके से 4 बातें यहाँ से निकल के आई है। तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं पवन। पवन किसे कहते हैं? यदि हवा में क्षैतिज गति पाई जाती है तो वहाँ पर पवन कहा जाता है, अन्यथा गति नहीं पाई जाती है तो उसको वायु या एयर कहा जाता है। तो पवन, इसको विंड कहते हैं। आइए इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। देखिए मित्रों, जो पवन है, पवन बनने का कारण क्या है? सबसे पहली बात कि पवन कैसे बनता है, किस कारण से पवन उत्पन्न होते हैं, पवन को किसमें मापा जाता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। पवन को जो है एनीमोमीटर द्वारा मापा जाता है। एनीमोमीटर द्वारा मापा जाता है। इसी को मित्रों कहते हैं पवन वेग मापी। पवन वेग मापी इसको जो है स्थल पर किलोमीटर प्रति हावर्स, किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से मापा जाता है। लेकिन स्थल पर यदि समुद्र पर देखें तो इसको जो है नॉटिकल मील में मापा जाता है। नॉटिकल मील में मापा जाता है, क्योंकि समुद्र की दूरी जो है वो नॉटिकल मील में मापी जाती है। लगभग जो है 1800 मीटर के आसपास जो है एक नॉटिकल मील होती है। तो इस तरीके से एनीमोमीटर द्वारा जो है पवन का जो है गति मापी जाती है। सबसे ज्यादा गति अगर अभी तक जो रिकॉर्ड गति है वो ऑस्ट्रेलिया में पाई गई है। ऑस्ट्रेलिया में 1996 में 408 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पवन चली थी। अब तक का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो मित्रों, इतनी जानकारी, बेसिक जानकारी थी वो पवन के बारे में। अब आइए चलते हैं पवन का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में। कल हम लोगों ने एक वायुदाब के क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया था। देखिए, ये एक तरीके से ग्लोब है, बीच में से इक्वेटर गुजरी है और हमने बात किया था कि 0 डिग्री ये है और 0 डिग्री से दक्षिण में 5 अक्षांश पर और उत्तर की दिशा में 5 डिग्री अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। तो 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। यहां पर कैसा प्रेशर बना था? लो प्रेशर। उसके बाद 30 से 35 के मध्य, 30 से 35 के मध्य यहां पर कैसा प्रेशर बना था? हाई प्रेशर। उसके बाद यहां पर जो है फिर लो प्रेशर, ये जो है 60 से 65 था। उसके बाद ये नॉर्थ पोल था और यहां पर आप उसी तरीके से देख लीजिए, ये 30 से 35, फिर 60 से 65, उसके बाद साउथ पोल आ गया। दक्षिणी ध्रुव इसे कहते हैं और इसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं। देखिए मित्रों, 60 से 65 हो गया। उसके बाद ये दक्षिणी ध्रुव, यहां लो प्रेशर है, उसके बाद हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, फिर यहां ध्रुवों पर हाई प्रेशर, फिर यहां पर हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर।
कल हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया था किस प्रकार से जो है यहाँ पर लो प्रेशर बना, फिर हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर। तो 7 ये क्षेत्र हैं वायुदाब के। तो वायु में जो है एक नैसर्गिक गुण पाया जाता है जिसको प्रकृति स्वयं मैनेज करती है कि हमेशा हमेशा याद रखिएगा, हाई प्रेशर से वायु हमेशा लो प्रेशर की तरफ चलती है। हमेशा वायु जहां पर हाई प्रेशर अर्थात उच्च वायु दाब रहेगा, वहां से वायु जो है कहां पर चलेगी, वो हमेशा निम्न दाब के क्षेत्रों की तरफ चलेगी। तो ये प्राकृतिक बात है। क्यों? देखिए, प्रकृति हमेशा जो भरपाई है, यदि यहाँ विषुवत रेखी क्षेत्र में यदि लो प्रेशर बढ़ रहा है, वायु जो है संवहनित तरंग के रूप में ऊपर उठ रही है, तो यहाँ की वायु हट गई। यहाँ की वायु जब हट गई तो कहीं न कहीं प्रकृति ये मैनेज कर रही है। तो इसकी भरपाई करने के लिए जहां पर हाई प्रेशर है, यहाँ की वायु जो है बहुत ही तीव्र गति से किधर की तरफ जाएगी, वो लो प्रेशर की तरफ चली जाएगी। और इसी को कहते हैं पवन। क्योंकि ये देखिए क्षैतिज रूप से जो है गति कर रही है, और जितनी तेजी से ये वायु जो ऊपर की तरफ उठेगी उतनी तेज जगह बनेगी, और उतनी तेजी से जो है ये हाई प्रेशर से जो है पवने जो है लो प्रेशर की तरफ आएगी। तो इस बात को आप लोग नोट करके रखिएगा कि हमेशा हमेशा जो है पवने उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। तो ये तो रही इतनी बात, क्योंकि इसी पर पूरा कॉन्सेप्ट आधारित है। अब बात करते हैं पवने कितने प्रकार की होती हैं। देखिए, कुल मिलाकर अगर देखें तो पवने 3 मुख्य प्रकार की होती हैं। एक तो जो अस्थायी पवन है, एक अस्थायी पवन है, और एक स्थानीय पवन है। इन तीनों प्रकार की जो मुख्य रूप से है, इन पवनों के बनने का कारण क्या है? देखिए, जो पवनें उत्पन्न हो रही हैं, सबसे पहली बात, कल हम लोगों ने बात किया था कि जो वायुदाब क्षेत्र बने थे वो 2 रूपों से बने थे। एक था जो है वो पृथ्वी की घूर्णन गति, और एक था तापमान। तापमान में जो है एक तरीके से जो अच्छी झुकाव था, उसके कारण तापमान में अंतर आ रहा था। दूसरी बात, जो घूर्णन गति थी, घूर्णन गति के कारण मित्रों एक बल जो है उत्पन्न हुआ था। हम लोगों ने बात किया था कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल, ये कोरियोलिस बल सबसे पहले कोरियोलिस नामक वैज्ञानिक ने, इनका पूरा नाम है जीजी कोरियोलिस, ये फ्रांस के थे, ये फ्रांसीसी थे। तो इन्होंने सबसे पहले अध्ययन किया कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की तरफ मूव कर रही है तो एक फोर्स डेवलपमेंट होता है, एक बल जो है यहाँ पर निर्माण हो जाता है। उस बल को नाम दिया गया उन्हीं के नाम पर, जो वैज्ञानिक थे उन्हीं के नाम पर ये दे दिया गया, कोरियोलिस। तो इस तरीके से कोरियोलिस बल एक विक्षेपक बल होता है। एक विक्षेपक बल होता है, यह जो है वायु की दिशा में जो है परिवर्तन कर देता है। तो वायु की दिशा में परिवर्तन कर देता है कौन? कोरियोलिस बल। लेकिन इसको अध्ययन किसने किया? इसको अध्ययन किया फेरल ने। फेरल ने इसका अध्ययन किया, और फेरल ने यह बताया कि उत्तरी गोलार्ध में, अगर ये उत्तरी ध्रुव है तो ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध, तो उत्तरी गोलार्ध में जो पवने हैं वो अपनी दाईं ओर, जो पवने हैं वो अपनी दाईं ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। मुड़ जाती हैं, यहां पर लिख देते हैं। इसका मतलब है कि कोरियोलिस बल का आविष्कार किया कोरियोलिस नामक वैज्ञानिक ने, लेकिन इसका अध्ययन जो किया कि वायु में जो है दिशा परिवर्तन हो जाता है कोरियोलिस बल के कारण, लेकिन कहां पर परिवर्तन हो जाता है? उत्तरी ध्रुव में दाहिनी तरफ और दक्षिणी ध्रुव में बाईं तरफ। ये किसने बताया? फेरल ने। इसी के कारण इसे फेरल का नियम भी कहा जाता है, फेरल का नियम भी कहते हैं। तो फेरल ने बताया उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ। अब मित्रों इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, यहीं से पूरा का पूरा जो है ये पवन की दिशा का निर्धारण हो जाता है। यदि आपको ये दोनों बातें याद रहेंगी, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। आइए देखते हैं, हमने अभी बात किया कि हमेशा हमेशा वायु कहां से? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी। तो हाई प्रेशर देखिए यहां पर है, समझने के लिए आप देखिए, तो ये जो है हाई प्रेशर है, यहां से वायु कहां पर चलेगी? लो प्रेशर की ओर। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि लो प्रेशर की तरफ चल रही है,
लेकिन ये जो है कौन सा गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो जब वायु यहां से दक्षिण से उत्तर की तरफ चल रही है, लेकिन अभी है कहां, अभी तो है दक्षिणी गोलार्ध में, वायु को सीधा जाना चाहिए। लेकिन फेरल का नियम क्या कहता है कि दक्षिणी गोलार्ध में वायु अपने बाईं तरफ मुड़ जाती है, जाना तो चाहिए सीधा, लेकिन यहां पर जो कॉरियोलिस बल के कारण वायु किधर मुड़ गई, वायु मुड़ गई जो है अपनी बाईं तरफ। तो इस तरीके से वायु मुड़ गई है। तो मित्रों आप देखिए यहां पर वायु इस तरीके से मुड़ गई। ठीक उसी प्रकार से आप देखेंगे कि यहां जो हाई प्रेशर है वो हाई प्रेशर से क्या, हाई प्रेशर से निम्न प्रेशर की तरफ, लो प्रेशर की तरफ वायु चलेगी। तो यहां पर जो उत्तरी गोलार्ध है वहां पर वायु को आना चाहिए सीधा, लेकिन हम बात कर ले, अब देखिए सीधा है, अब ऊपर से अगर वायु आ रही है तो दाहिना हिस्सा किधर पड़ेगा, तो इधर पड़ेगा। क्योंकि देखिए फेरल का नियम ये कहता है कि जब हाई प्रेशर से उत्तरी गोलार्ध से वायु निम्न प्रेशर की तरफ चलेगी तो अपने दाहिने तरफ, आप देखिए सामने अगर ये प्रेशर से वायु आ रही है तो दाहिना हिस्सा कहां बनेगा, ये दाहिना हाथ है। तो इस तरीके से वायु दाहिनी तरफ मुड़ रही है, तो आना तो चाहिए सीधा, लेकिन इस तरीके से वायु यहां मुड़ जा रही है। तो वायु की दिशा कुछ इस तरीके से होगी, वायु की दिशा कुछ इस तरीके से होगी। तो इस तरीके से आप देखिए दो समान राशियां वाली वायु एक तरीके से जा रही हैं, और जब ये टकराने के बाद यहां ऊपर उठ गई कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से जो है यहां पर ऊपर उठ गई, और ऊपर उठने के कारण यहां पर जो है एक तरीके से ये एरिया जो बना वो शांत एरिया बना। कल हम लोगों ने बात किया था, तो ये एरिया शांत होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, डोलड्रम कहा जाता है, शांत कटिबंध कहा जाता है या डोलड्रम कहा जाता है। दूसरी बात मित्रों देखिए, जब ये हवाएं उच्च वायु दाब से चलेंगी, उच्च वायु दाब से चलेंगी और कहां जा रही हैं, निम्न वायु दाब की तरफ, अर्थात निम्न तापमान से उच्च तापमान की तरफ बढ़ रही हैं। तो रास्ते में जो समुद्र है या जो जल राशि है वहां से ऊपर से गुजरेंगी और ये धीरे धीरे गर्म होती जाएंगी, और गर्म होने के अलावा ये शुष्क होती जाएंगी और रास्ते से जलवाष्प लेती हुई जाएंगी और यहाँ पर वर्षा करेंगी। क्या करेंगी, यहाँ पर वर्षा करेंगे। तो आइए देखते हैं, तो जो पवने हैं तो इस प्रकार से पवने चला करती हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया है, जो पवने हैं सबसे पहले हम बात करते हैं प्रचलित पवन। हमने बात किया अभी प्रचलित पवन, इसी को कहते हैं अस्थायी पवन, इसी को कहते हैं भूमंडलीय पवन, भूमंडलीय पवन। ये तीन प्रकार से होता है मित्रों, एक तो होता है व्यापारिक पवन, व्यापारिक पवन, दूसरा होता है पछुआ पवन, और तीसरा होता है ध्रुवीय पवन। तो एक एक के बारे में हम लोग बहुत ही बारीकी से अध्ययन करेंगे, क्योंकि जल्दबाजी अगर करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। आइए जो है धीरे धीरे इसको जो है हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि समझना यहाँ पर अधिक है हम लोग को जो है। और देखिए पहला हम ये पढ़ते हैं व्यापारिक पवन। तो अभी हमने देखा कि ये जो व्यापारिक पवन है, ये व्यापारिक पवन की खासियत ये है कि व्यापारिक पवन हमेशा एक ही अक्षांश के बीच चलती हैं, एक ही अक्षांश के बीच चलती हैं और एक ही दिशा में चलती हैं। और इसका मतलब है कि ये अक्षांश है 30 से लेकर के, ये अक्षांश की बात कर लें, ये जो है 30 से लेकर के 30-35 से लेकर के 0 से 5 तक है, दोनों ध्रुवों में, उत्तरी ध्रुव बात करें या दक्षिणी ध्रुव में। ये तो ये अक्षांश की बात। अब दूसरा प्रश्न यहां से बन जाता है, पहला प्रश्न यही से बन जाता है कि व्यापारिक पवनें किस अक्षांश से किस अक्षांश के मध्य चलती हैं। ये अक्षांश बताया 30 से 35 उत्तरी अक्षांश, 30 से 35 दक्षिणी अक्षांश से निम्न दाब की तरफ। दिशा की बात कर लेते हैं, दिशा की बात कर लेते हैं। देखिए दिशा को आप कैसे निर्धारित करेंगे, दिशा को आप कैसे निर्धारित करेंगे। पहली बात, अगर इसको ये व्यापारिक पवनें हैं, आप देख रहे हैं एक ही दिशा में चल रही हैं,
हमेशा हमेशा साल भर एक ही दिशा में चलती हैं, क्योंकि ये अस्थाई पवनें हैं, ये अस्थाई पवनें हैं, ये साल भर एक ही दिशा में चलती हैं। ये अक्षांश की बात करता है तो 30 से 35 से 0 से 5 डिग्री अक्षांश पर। क्यों? क्योंकि देखिए अगर ये अक्षांश में देता है तो 30 से 35 से लेकर के 0 से 5 तक। यदि यहाँ पर क्षेत्र निर्धारित करता है तो आपने कल पढ़ा था, इसको उपोष्ण कहते हैं, उपोष्ण कहते हैं, इसको जो भूमध्य रेखी कहते हैं, इसको भूमध्य रेखी। तो आप कह सकते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब से, उपोष्ण हाई प्रेशर से विषुवत रेखी लो प्रेशर की ओर। इसका मतलब है कि प्रश्न दोनों प्रकार से पूछा जा सकता है, अक्षांश के रूप में और यहाँ पर क्षेत्र के रूप में। दूसरी बात, दिशा का निर्धारण कि कहाँ से कहाँ चलती हैं दिशा। उत्तरी ध्रुव में किस प्रकार चलती हैं, दक्षिणी ध्रुव में किस प्रकार चलती हैं। देखिए सबसे पहले इसको समझने के लिए ये देख लीजिए, हमने ये काका तैयार किया है। ये उत्तर की दिशा है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है। पहली बात, दक्षिणी गोलार्ध में देखिए हवाएं किस तरीके से चल रही हैं। तो हवाएं जो है कुछ इस तरीके से चल रही हैं, आप देख सकते हैं। तो ये कहाँ चल रही हैं? दक्षिण पूर्व से, दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हैं, दक्षिण पूर्व से कहाँ चल रही हैं? उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम की ओर। ध्यान से समझिएगा मित्रों, यहाँ पर यदि एक बार समझ में आ गया तो हमेशा हमेशा के लिए झंझट खत्म है, क्योंकि इसको समझना बड़ा कठिन है। पर क्योंकि देखिए ऐसे याद करके आप कर नहीं सकते, क्योंकि याद से आप भूल जाएंगे कि ये पवनें कहाँ से कहाँ चलते हैं। आपको एक बार जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हमेशा के लिए झंझट खत्म। दूसरी बात, जब देखिए उत्तरी गोलार्ध की यही पवनें ये दक्षिणी गोलार्ध की थी, और उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं। उत्तरी गोलार्ध में अब आप देख लीजिए, उत्तरी गोलार्ध में कुछ इस तरीके से पवनें चल रही हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से कहाँ चल रही हैं? उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम की ओर। ये कॉन्सेप्ट बना, ये प्रश्न पूछा जाता है उत्तरी गोलार्ध में जो व्यापारिक पवनें हैं वो किस दिशा से किस दिशा की ओर चलती हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में आप देख सकते हैं उत्तर पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ, और दक्षिण ध्रुव में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ। क्यों? आप इस तरीके से आप देखेंगे कि सबसे पहले आप फेरल का नियम लगाइए। फेरल का नियम लगाने के बाद यहाँ दक्षिणी ध्रुव में बाईं तरफ और उत्तरी ध्रुव में दाहिनी तरफ मोड़ दीजिए। उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि पवनें कहाँ से आ रही हैं और कहाँ की तरफ जा रही हैं। ये तो रही जो है व्यापारिक पवन की बात। अब इसमें एक टॉपिक और बच जाता है कि ये जो है वर्षा। देखिए अभी हमने बात की दोनों एक समान राशि की पवनें हैं, एक तरीके से यहाँ टकराने के बाद ऊपर उठी संवहनी तरंग के रूप में, और इस तरीके से अपने साथ यहाँ पर कुछ जल राशियां लेकर के गई, और यहाँ पर जो है एक तरीके से निम्न क्षेत्र बना, जिसके कारण यहाँ पर तापमान भी अधिक है। और यहाँ पर वर्षा, एकाएक यहाँ पर वर्षा, तो वर्षा करती हैं, वर्षा करती हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। कभी कभार यहाँ पर बहुत ही जोरदार बारिश हो जाती है, तो ये पवनें जो व्यापारिक पवनें वर्षा करती हैं। तो ये तो हुई व्यापारिक पवनें की बात। उसी प्रकार से मित्रों देखिए अगला कौन सा था? पछुआ पवन। देखिए पछुआ पवन, इसी में दूसरा है पछुआ पवन।